Hello, dear student of class 9. Welcome to the class 9 physics classes. So in the previous video, we have seen in the last video we have seen the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. हम लोग ने देखा है अब ये सीरियल का कॉन्सेप्ट है बराबर एम इंटू ए। अब ये बताया है न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। द यूनिट ऑफ फोर्स एफ यूनिट निकालिए, मास का यूनिट केजी और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ मतलब 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स। जैसे 1 न्यूटन फोर्स इज हाउ मच? So when force is applied, the amount of the force which can produce 1 meter per second acceleration on 1 kg mass object पर। अगर 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला जितना अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। दिस इज द एसआई यूनिट। ये क्या है? एसआई यूनिट। फोर्स का दूसरा यूनिट है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या है? डाइन। क्या है? डाइन। डाइन। और ये 1 डाइन बराबर 1 डाइन जो है 1 डाइन बराबर, अब ये केजी हो जाएगा इतना ग्राम, इसलिए कितना ग्राम, और हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर इज रिलेशन बिटवीन डाइन एंड फोर्स। तो 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होगा? तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन निकाल सकते हैं हम? न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को कन्वर्ट कर देंगे 10³ ग्राम से, मीटर को करेंगे 10⁵ सेंटीमीटर से, और सेकंड तो सेकंड रहेगा, मतलब 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज 9 10⁵ 9। नहीं तो रिलेशन बिटवीन न्यूटन बराबर 10⁵ 9 के बराबर है, या 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। इसका रिलेशन क्या करेंगे ना? और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना, इसको जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो फोर्स बराबर कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय क्या हो गया? मास हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसके आधार पर न्यूटन सेकंड लॉ को जो हम लोग दिखा चुके थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। उसको दूसरा स्टेटमेंट कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास विल बी मोर, एक्सेलरेशन विल बी लेस। राइट। तो ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। और न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। ये रियल लॉ है। फ्रॉम दिस लॉ वी कैन डिराइव व्हाट, क्या डिराइव कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक का है उसको जो है मतलब 9.1 से लेकर के 9.5 जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको करना है। तो इसी कोर्स लॉ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या है v माइनस u बाई t। इसको रख देंगे अगर m इंटू क्या हो जाएगा ये v माइनस u बाई t, जस्ट वी कैन राइट दिस इज द f इंटू t बराबर दिस वन माइनस u, और f इंटू t फोर्स इंटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। दिस इज द mg माइनस mg, मतलब दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑफ ड्यूरेशन, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। बराबर ये कितना हो गया, इम्पल्स बराबर हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम अब मोमेंटम बताए हुए थे, बताए हुए हैं कि वो क्या है, इफेक्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, दिस इम्पल्स वी कैन राइट। तो नाउ if ऐसा हो, if ऐसा हो, ऐसा हो जैसे है m इंटू v माइनस u बराबर f इंटू t है, टाइम कुछ भी हो, if f बराबर 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा, m इंटू v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा 0 इंटू t, टाइम तो बीते जाएगा, फोर्स 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है v माइनस u बराबर 0 बाई m, जिसे नेवर 0, इसलिए v बराबर u बराबर 0, तो v इज इक्वल टू u। v इक्वल टू u का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम। इफ u इज 0, अगर u 0 होगा तो क्या होगा, v 0 होगा, तो ये मतलब हो जाएगा रेस्ट में हो जाएगा, राइट। इफ u इज 0 देन v विल बी 0, दिस ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना। तो दिस इम्प्लाइज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो आज हम लोग जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन दिए, यू विल सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। You will see Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. है ना, तो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन्स व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसके बारे में बताता है। First law of motion gives the qualitative idea of a force, but second law of motion gives the quantitative idea, कितना force लगा, that can be measured with the second law. So when a force is applied, the applied force changes the motion, मोशन को चेंज करता है, रेस्ट में है तो मोशन में लाता है, और मोशन में है तो उसको स्लो डाउन करके रेस्ट में जाता है। एंड प्रोवाइड अस, फर्स्ट लॉ बताता है कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोशन, एंड सेकेंड लॉ प्रोवाइड्स द मेथड टू मेजर द फोर्स, कितना फोर्स है उसको मेजर करना है। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर, थर्ड लॉ कहता है क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ए है और बी है, जब एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस पर एक फोर्स लगा रहा है F, तो द ऑब्जेक्ट बी विल ऑल्सो अप्लाई ए फोर्स ऑन बी, एफ बी, और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। ये लगाने वाला फोर्स है, इसको कहते हैं एक्शन किया, और जैसी एक्शन किया ये इसको क्या कर दिया, अगेन फोर्स लगाया,
मतलब ये हो गया रिएक्शन, है ना, रिएक्शन। तो दिस इज द एक्शन फोर्स और दिस इज द रिएक्शन। मतलब फोर्स का नाम ही क्या दिया गया है, एक्शन और रिएक्शन। तो व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert force on another, the second object instantly, मैंने तुरंत, ऐसा नहीं कि 1 घंटा के बाद, है ना। तो when an object exert force on another object, then second object instantly what है, क्या है, इंस्टैंटेनियसली, जैसे ए लगाएगा उसी इंस्टेंट में बी लगाएगा। ऐसा नहीं कि ए लगा दिया बी 1 घंटा के बाद लगाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट नेचर ऑफ द नेचर। नेचर ऑफ द नेचर इज whenever an object exerts force on another, the second object also exerts force on first object instantly, instantaneously लगाएगा back on the first object, है ना। तो these two forces are always equal, और ये दोनों जो फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स क्या होगा, हमेशा दोनों फोर्स बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। और दोनों फोर्स का रिजल्ट क्या होगा, इसके इधर लाएंगे एफटी करेंगे, दोनों फोर्स का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ऐसा फोर्स जबकि हम लोग जानते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा तो मोशन में जाएगा, मोशन में है तो क्या होगा, अपोजिट लगा देंगे तो क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्शन रिएक्शन का फोर्स है, यह बॉडी में क्या नहीं करेगा, मोशन नहीं लाएगा, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। नो एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, राइट। इसी के आधार पर न्यूटन ने, ये तो नेचर में हम लोग देखते हैं, दिस द नेचर ऑफ द नेचर, है ना। जैसे मान लो कोई टेबल है, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर में मान लो ये किताब रखा है, ग्राउंड है, ये एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, ऑब्जेक्ट को रख दिए टेबल के ऊपर में। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर होगा, वेट विल बी व्हाट, डाउनवर्ड, देन रिएक्शन फोर्स विल बी व्हाट, अपवर्ड रिएक्शन, या इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, कभी-कभी एन से भी दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज वेट मतलब एक्शन, this is the weight action. Similarly, we can see in the nature, suppose there are two spring balance है, स्प्रिंग बैलेंस ऐसा होता है ना, और उस पर हुक लगा होता है, उस पर ऐसे सिस्टम होता है, काउंटर आता है, दूसरा स्प्रिंग बैलेंस इसी के साथ जोड़ दिए, ऐसे करके जोड़ दिए, ऐसा ऐसा जोड़ के ऐसा करते हैं, है ना। दोनों स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर दिए। इस स्प्रिंग बैलेंस में शायद तुम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा क्लास 8 में, एक यहाँ काउंटर रहेगा 0 पर, इसका 0, इसको पकड़ के जो है खींचेंगे इधर, तो ये पॉइंटर मान लो जितना इधर आएगा वो पॉइंटर जितना इधर आएगा, है ना। मैंने जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना। ये इस स्प्रिंग बैलेंस 2 का जितना केजी के पॉइंटर जितना दूर जाएगा उतना ही दूर स्प्रिंग 1 का भी पॉइंटर जाएगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन बराबर है, नेचर में हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ गन, शूटिंग गन, तो चलो गन बनाते हैं। ये गन ऐसा है, तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हम नहीं है, लेकिन बना देंगे, ठीक है ना, ऐसा गन बना दिए गन लेवल का। यहाँ पर जो है बुलेट है, ये बुलेट है, चलो बुलेट बना देते हैं, बुलेट बना दिए। इस बुलेट को ठोकर मारा जाएगा तो बुलेट क्या होगा, आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये जाएगा एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, ये F1 लगा, F1 ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन क्या है, बुलेट। तो ये गन क्या होगा, पीछे पर धक्का मारता है,
बुलेट जाएगा आगे तो गन मैन के को पीछे की ओर धक्का लगता है, ये रियल फैक्ट है। तो इधर में रिकॉइल होगा, रिकॉइल ऑफ क्या, रिकॉइल फोर्स जो लगेगा, रिकॉइल फोर्स ऑन गन है ना। एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट इज कॉल्ड एक्शन है, ये क्या है, एक्शन है। तो रिकॉइल फोर्स ऑन द गन इज कॉल्ड व्हाट है, रिएक्शन। देखो हर एक जगह पर एक्शन और रिएक्शन मतलब दो फोर्स रहता है। इसका मतलब फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा किसमें रहेगा, पेयर में रहेगा, जोड़ा में। अकेला फोर्स कभी नहीं रहेगा, है ना। तो सिंगल फोर्स या मोनो फोर्स नेवर एग्जिस्ट। फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर या फोर्स ऑलवेज, ऐसा नहीं कि हम कभी कभी, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में रहेगा। किसी का नेचर और हम लोग देख सकते हैं, है ना, और सब उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक स्प्रिंग को लटका दिया हम लोग और इधर में वेट चढ़ा दिए, तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये वाला फोर्स क्या हो गया, डी इसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन इसको अगर हटा दें, फोर्स हटा दें तो स्प्रिंग अपनी जगह पर आएगा, मतलब अपने पोजीशन को रिस्टोर कर देगा। ऊपर में रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखो डिफॉर्मिंग फोर्स जब भी लगाएंगे, किसी स्प्रिंग को खींचेंगे, स्प्रिंग के अंदर में फोर्स डेवलप होगा। उसका काम क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन करना है, तो रिस्टोर करना है। रिगेन करना मतलब रिस्टोर करना। तो यहाँ पे देखो डिफॉर्मिंग फोर्स रहेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। Similarly, we can see in case of uniform circular motion में भी देखेंगे। We can see in the case of uniform circular motion, बताए थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाता है तो अंदर की ओर घूम रहा है, इसे अंदर की ओर फोर्स लगता है, क्या उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या नाम दिए थे हम लोग, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को क्या करें, जब भी घूमेगा अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो बाहर मिलेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इसको हम लोग सीरो फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरो फोर्स। यहाँ भी देखो जैसे सेंट्रीपिटल पैदा होगा उसको अप्लाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। मतलब ये बात सही है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। Force always exists in pair in the nature. No single force will exist in the nature. यही सब को देख करके न्यूटन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। ये सारा चीज देख करके न्यूटन हैज गिवन एन स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, opposite reaction in the nature. This is just like a proverb, एक कहावत की तरह हो गया। Every action has equal and opposite reaction. This become just like a कहावत, proverb की तरह हो गया। अब एक चीज है, हम लोग फैक्ट देखेंगे, नेचर का फैक्ट देखेंगे। ये जो एक्शन रिएक्शन तो हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस करता है ना। जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉल ले लीजिए। इसका मास जो है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है छोटा एम। दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगा,
ये इसको खींचता है, बड़ा वाला क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, तो छोटा वाला भी इसको अपनी ओर खींचेगा। दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन देखते हैं नीचे में ना, इसे चौक है, चौक अर्थ को जितना फोर्स से खींच रहा है उतना ही फोर्स से चौक भी, अर्थ भी चौक को खींच रहा है। लेकिन चौक को अगर छोड़ देंगे तो चौक अर्थ की ओर जाता है, अर्थ को चौक की ओर जाते हुए देखते हो, नहीं देखते हैं, आता है लेकिन फील नहीं होता है। अर्थ जितना फोर्स लगाएगा इस पर, इस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट भी लगाएगा इतना ही, क्योंकि एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर होता है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। एक्सेलरेशन ऑन द मास m, छोटा वाला में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स बाय क्या, मास। अभी पढ़े हैं, m बराबर m इंटू ए बराबर f बाय m। यह एक्सेलरेशन ऑन द ग्रेटर मास, इस मास में इस मास में क्या होगा, फोर्स तो उतना ही है, फोर्स जो है उतना ही है, लेकिन ये मास क्या हो गया, इसी का मास होगा, ये फोर्स लगा रहा है ना इसको। तो देखो ये वाला बहुत बड़ा है, ये जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, ये जब बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या होगा, छोटा होगा, किससे, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, इससे छोटा होगा ना। तो इसीलिए चौक को गिरते हुए हम लोग देखते हैं अर्थ की ओर, जबकि अर्थ को चौक की ओर आते हुए फील नहीं करते, क्यों, तो इसका वो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स तो बराबर होगा, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में वो एक्सेलरेशन डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा। तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 112 में जो साइड वाइज में है स्प्रिंग बैलेंस देखोगे, उसके नीचे सेकंड स्टेंजा को ध्यान से पढ़ना है, थर्ड स्टेंजा को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और पेज नंबर 123 में टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, और ये वीडियो देख करके उसको लिखना है ना। तो ये जो है एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी सबको भी पढ़ना है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्लास विल सी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, मोमेंटम। और ये जो लॉ है फंडामेंटल लॉ, क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। कुछ लॉ है फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब मूलभूत, ये मूलभूत नियम है, किसका, प्रकृति का। तो प्रकृति का नियम जब इसमें जाएंगे तो ये अर्थ जो है यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, उसका स्टेटमेंट है कि फॉर टू आइसोलेटिंग बॉडीज, आइसोलेटिंग बॉडी मतलब नो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द sum of initial momentum of two bodies must be equal to the sum of final momentum। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।